Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to start our second chapter from Democratic Politics. What is democracy? Why democracy? So students, 9th and 10th स्टैंडर्ड की सिविक्स बुक के अंदर हम लोग डेमोक्रेसी का जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं. मतलब वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस जर्नी फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड एंड ये जर्नी कब एंड होगी 10th स्टैंडर्ड के लास्ट चैप्टर पे. मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये 2 साल हम लोग सिविक्स में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डेमोक्रेसी. हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होता है और क्या क्या चीज़ें डेमोक्रेसी के साथ एसोसिएटेड है. ये सब चीज़ें हम लोग ये 2 इयर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं. ना हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था इन 9th स्टैंडर्ड्स बुक वो बोर्ड के साइड से कैंसिल हुआ है. सो वी हैव टू स्टार्ट इट विद द सेकेंड चैप्टर. सो सेकेंड चैप्टर बेसिकली आप देख सकते हो इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और दूसरा क्वेश्चन क्या है व्हाई डेमोक्रेसी. ये चैप्टर के स्टार्ट पे हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आने वाले 2 इयर्स मतलब स्टैंडर्ड 9th एंड स्टैंडर्ड 10th ये 2 साल आप सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी के रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हो. तो ऑब्वियसली द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि डेमोक्रेसी होता क्या है. करेक्ट, वी हैव टू स्पेंड 2 years विद दिस. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, वी शुड नो दैट व्हाट एग्जैक्टली डेमोक्रेसी मीन्स. एंड हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि क्यों डेमोक्रेसी, व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी. पहला तो क्या है कि व्हाट इज एग्जैक्टली डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है. एंड सेकेंड क्या दिया हुआ है यहाँ पे दैट इतने अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होने के बाद भी व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट that we should adopt democracy, मतलब why the countries are adopting democracy. So let's start the chapter. अच्छा, ये जो आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है इट इज़ रिलेटेड टू योर फर्स्ट चैप्टर. ये 2.1 में जो स्टोरीज दी हुई है ना, ये स्टोरीज बेसिकली हमको फर्स्ट चैप्टर में थी. इन स्टोरीज में हमें बताया था अबाउट द डिफरेंट कंट्रीज. हमें बताया था कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, लोगों ने प्रोटेस्ट किया या नहीं किया, क्या गवर्नमेंट का फॉर्म चेंज हुआ या नहीं हुआ. सो बेसिकली हमको सिर्फ उसी के बारे में फर्स्ट चैप्टर में बताया था. सो हम रिकॉल करेंगे थोड़ा सा. इन चैप्टर 1 वी रेड मैनी स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. Through these stories, we discussed various governments and organizations. We called some of this democracy, others were described as non-democracies. Can you recall for each of these countries something about the government that were described as democracies? So यहाँ पे हमें क्या बताया है कि लास्ट चैप्टर में हमने कुछ कंट्रीज़ की स्टोरीज़ पढ़ी थी, कुछ कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा था. हमने गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. द फर्स्ट वन वॉज द डेमोक्रेटिक वन एंड द सेकेंड वन वॉज नॉन डेमोक्रेटिक. सो यहाँ पे हमें कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताया हुआ है दैट कौन सी डेमोक्रेसी थी. चिले बिफोर एंड आफ्टर पिनोशेट्स रूल, पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, घाना इन द अर्ली पीरियड ऑफ कुम्स गवर्नमेंट. व्हाट डू यू थिंक इज कॉमन टू देम? व्हाई डू वी club them all under the label of democracy? What is that distinguishes the government from Pinochet's rule in Chile, Communist Party's rule, or later period of Kum's rule in Ghana? What does this government have in common with the military rule in Myanmar? Why do we say that these governments are not democratic? On the basis of this analysis, write down some countries' common features of democratic government and non-democratic government. क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये सब नाम को आप लोग नहीं ध्यान कर पाओगे बिकॉज फर्स्ट चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है. ये सब नाम जो है ये सब कंट्रीज़ के बारे में हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था. वहाँ पर कैसे पहले गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, देन उसके बाद दूसरे डिक्टेटर ने आके रूल करना स्टार्ट कर दिया एंड ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई थी. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि ये कंट्रीज़ जो है उन्होंने अपनी जर्नी फाइनलाइज की फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. गेटिंग, मतलब पहले ये लोग नॉन डेमोक्रेटिक थे. जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा,
हम लोगों ने देखा दैट कैसे हम किंग्स रूल से हटकर धीरे धीरे करके वी वेंट टू डेमोक्रेसी। हमने देखा कि कैसे वहाँ पर इलेक्शंस हुए थे, मेन को वोटिंग राइट मिला था, एंड ये सब चीज़ें हमने देखी। इन द सिमिलर मैनर ये जो कंट्री के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ये कंट्रीज भी पहले नॉन डेमोक्रेटिक थी, एंड देन उसके बाद दे वेंट टू दे फाइटेड, उन लोगों ने बहुत चेंजेस के लिए फाइट किया, एंड फाइनली दे ऑल्सो बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी हमने क्यों अडॉप्ट की हुई है। ओके, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, ये कन्वर्जेशन है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोग अपना डेमोक्रेसी का जर्नी जो है वो किससे शुरू करने वाले हैं, एक सिंपल डेफिनेशन, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें एक बेस चाहिए, ठीक है। वो बेस को यूज़ करके हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, वी विल सी द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, देन हम उसका हर एक पॉइंट एनालाइज करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे कि क्या कंट्री में ये सब चीज़ें फॉलो हो रही है। अगर फॉलो हो रही है तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, अगर फॉलो नहीं हो रही है तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। समझा? सो ये सिर्फ अभी तक हमको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। हमारा मेन चैप्टर कहाँ से शुरू हो रहा है, अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको एलैबोरेट करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद इस डेफिनेशन के बेसिस पर, या ये जो पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं, इन पॉइंट्स के बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे दैट एक कंट्री डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। Let us get back to our discussion on similarities and differences among government that are called democracy. In the previous chapter, we identified some simple common to all the democracy. The government is chosen by the people. We could thus start with the simple definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. क्या दिया हुआ है यहाँ पे, that last chapter के discussion के basis पर हम लोगों ने एक चीज़ कॉमन देखी हर एक कंट्री के अंदर, एंड व्हाट वाज दैट कॉमन थिंग, द कॉमन थिंग वाज कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी वहाँ पर रूलर को कौन इलेक्ट कर रहा था, लीडर को कौन इलेक्ट कर रहा था, लोग इलेक्ट कर रहे थे। मतलब हम लोग इस डेफिनेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं दैट डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people. क्या हम लोगों ने देखा that ये बेस है हमारा। हाँ, इसके बाद हम आगे कंपैरिजन करेंगे। हमारा बेसिक डेफिनेशन क्या है डेमोक्रेसी का, हम लोग पढ़ते हैं ना, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सो यहाँ पर हम लोग वही डेफिनेशन के साथ शुरू कर रहे हैं दैट डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब हम इस डेफिनेशन को एलैबोरेट करेंगे। यहाँ से हमने अपने डेमोक्रेसी का जो जर्नी है वो स्टार्ट कर दिया। अभी हम लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में सिर्फ क्या पता है, दैट डेमोक्रेसी एक ऐसे टाइप का गवर्नमेंट है जहाँ पर लीडर्स या रूलर्स, उनको कौन इलेक्ट करता है, लोग इलेक्ट करते हैं। इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। ये बेसिक डेफिनेशन है। अब हम इसमें आगे ऐड ऑन करते जाएंगे तो हमें चैप्टर एंड होते होते एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि डेमोक्रेसी क्या है और कैसे हम लोग एक डेमोक्रेटिक और एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर? This is a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. The army rulers of Myanmar are not elected by the people. Those who happen to be controlled of the army becomes the ruler of the country. People have no say in the decision. Dictators like Pinochet are
not elected by the people. This also applies to the monarchies. The king of Nepal and Saudi Arabia rule not because the people have chosen them or to do so, but because they happen to be born in the royal family. This simple definition is not adequate. अच्छा पहले यहाँ पर हम देखते हैं ये सिंपल डेफिनेशन जो हमने पढ़ा अभी कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ से हमने शुरुआत की और ये डेफिनेशन पढ़कर हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जहाँ पर रूलर को लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल नेपाल में किंग्स रूल था, तो किंग को लोग इलेक्ट नहीं करते. किंग कैसे आता है? बिकॉज ही इज़ बॉर्न इन द रॉयल फैमिली, है ना. वो रॉयल फैमिली में बॉर्न हुआ है, उसके फादर किंग थे इसलिए वो भी किंग है. तो लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, मतलब वो ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हुई. सऊदी अरेबिया, वहाँ पर भी सेम थिंग है. पीपल डोंट इलेक्ट. वो किंग क्यों बनते हैं? बिकॉज दे हैव टेकन बर्थ इन द रॉयल फैमिली. ठीक, जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था, लुइस 16 किंग क्यों बना था? क्योंकि वो रॉयल फैमिली में बॉर्न हुआ था. अगर वो रॉयल फैमिली में बॉर्न नहीं होता तो वो किंग नहीं बनता. सो ऑब्वियसली अगर आपको रूल करने का चांस, लीड करने का चांस लोगों ने नहीं दिया तो आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है. सेकेंडली, अभी हमें यहाँ पे म्यांमार के बारे में बताया है. इवन म्यांमार इज़ नॉट द डेमोक्रेटिक कंट्री. क्यों? क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में दिया हुआ था यहाँ पर पिछले चैप्टर में दैट म्यांमार को कौन रूल करता है? जो भी वहाँ का आर्मी रूलर होता है. गेटिंग, अगर आप आर्मी रूलर हो तो ऑब्वियसली आप क्या बन जाओगे? डायरेक्टली यू विल बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री ऑल्सो. मतलब यहाँ पर भी लोगों ने आपको सिलेक्ट नहीं किया. सो वेरी सिंपली हम क्या कर पा रहे हैं यहाँ पे? हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री को एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ सेपरेट कर पा रहे हैं. म्यांमार, देन उसके बाद नेपाल, सऊदी अरेबिया, दिस आर द कंट्रीज़ जहाँ पर लोगों ने रूलर को इलेक्ट नहीं किया है. अगर लोगों ने इलेक्ट नहीं किया मतलब दिस कंट्रीज आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्रीज. क्लियर? नेक्स्ट अब आता है, दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट. It reminds us that that democracy is people's rule. But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. That would be very misleading. As we shall find out in chapter 4, every government in contemporary world wants to be called democracy, even if it is not so. That is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be one. We can do so by understanding each word in the definition carefully and spelling out the features of a democratic government. अब यहाँ क्या बताया हुआ है कि हम लोग अगर बेसिक डेफिनेशन पर स्टिक रहते हैं तो हम लोग शायद डेमोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे. क्योंकि यूजुअली क्या होता है आज के टाइम पर, मतलब इन 21st सेंचुरी हर एक कंट्री चाहती है कि इट शुड बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री. गेटिंग, अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं है तो भी वो लोग क्या करते हैं? दे प्रिटेंड टू बी डेमोक्रेटिक. यहाँ पर हम इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स बहुत सारे पढ़ने वाले हैं अबाउट दिस, तो आपको और क्लियरली पता चल जाएगा कि कुछ कंट्रीज़ क्या करती है, सिर्फ नाम के लिए इलेक्शन करती है. गेटिंग, नाम के लिए वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं पर लोगों के हाथ में फेयर डिसीजन मेकिंग नहीं होता है. जैसे अगर अभी हम चाइना की बात करें, चाइना इज़ द सिंगल पार्टी, एक ही पार्टी है वहाँ पर. तो वहाँ पर इलेक्शन एवरी फिक्स पीरियड के बाद होते हैं. जैसे अपनी कंट्री में 5 years है, वैसे ही उनके कंट्री में जो भी फिक्स टेन्योर होगा उसके बाद इलेक्शंस होते हैं. लेकिन क्या वहाँ पे एक्चुअल में डेमोक्रेसी है? वी विल फाइंड आउट इन दिस चैप्टर. बस बेसिकली यहाँ पे ये पैराग्राफ के थ्रू हमें क्या समझाया जा रहा है दैट हमें ये नहीं सोचना है कि अगर कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं मतलब वो डेमोक्रेटिक है. नहीं, आगे हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़
जानबूझकर बस नाम के लिए इलेक्शंस कंडक्ट करती है ताकि वर्ल्ड में वो भी क्या दिखे, डेमोक्रेटिक दिखे। लेकिन अगर हमने यही डेफिनेशन पकड़ा तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी कंट्री ट्रूली डेमोक्रेटिक है और कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक होने का नाटक करे, मतलब दे आर प्रिटेंडिंग टू बी डेमोक्रेटिक। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ईच एंड एवरी वर्ड को समझें, क्योंकि अगर हम एक भी टॉपिक को मिस कर देते हैं तो हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे बिटवीन अ डेमोक्रेटिक एंड अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू स्टडी कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या डिफरेंस होता है, और इसके लिए डेमोक्रेसी के फीचर्स पढ़ना ज़रूरी है। जब हमें डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में पता होगा तो ही हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सी कंट्री सच में डेमोक्रेटिक है एंड विच कंट्री इज प्रिटेंडिंग टू बी डेमोक्रेटिक। ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे पहले हम फीचर्स पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम कुछ कंट्री के एग्जाम्पल्स देखेंगे सो दैट वी कुड ईजिली डिस्टिंग्विश कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। We have started with the simple definition that democracy is the form of government in which the rulers are elected by the people. हमने बहुत simple definition के साथ शुरुआत की थी that democracy is the form of government जहाँ पर the ruler is elected by the people. This raises many questions. Who are the rulers in this definition? Which officials must be elected by the government to be called a democracy? Which decision may be taken by a non-elected officials in the democracy? What kind of election constitutes a democratic election? What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic? Who are the people who can elect the ruler or get elected as rulers? Should this include every citizen on equal basis? Can a democracy deny some citizen this right? Finally, what kind of form of government is democracy? Can elected ruler do whatever they want in democracy? Or must a democratic government function with some limits? Is it necessary for a democracy to respect some rights to the citizens? Let us consider each of these questions with the help of some examples. यहाँ पे हमें बहुत सारे questions दिए कि ये रूलर बेसिकली कौन होता है। हमने पढ़ा ना, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है कि हु एग्जैक्टली इज द रूलर, रूलर कौन होता है। दूसरा क्या है कि ये इलेक्शंस कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। तीसरा क्या है, ये कौन लोग होते हैं जो वोट करते हैं। क्या हर एक सिटीजन को वोट करने का राइट है या कुछ लोगों को वोट करने का राइट नहीं मिलता। एंड लास्टली कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जैक्टली डेमोक्रेटिक होता है। क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट होने के बाद कुछ भी कर सकती है जो उनका मन करे, या फिर उनके लिए भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर इस डेफिनेशन से अराइज होते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है कि रूलर कौन है, हु इज़ द रूलर, व्हाट इज इलेक्शन, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, हु आर द पीपल हु गेट द राइट टू वोट। क्या सबको वोटिंग राइट मिलता है, क्या कुछ लोगों को वोटिंग राइट हम डिनाई कर सकते हैं, क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है या उनके लिए भी कुछ लिमिट्स होते हैं। सो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग यहाँ पर जिनका आंसर हम देंगे एंड फाइनली हम लोग क्या कर पाएंगे, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट विद द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर अब क्या दिया है, जैसा हमने ऊपर देखा कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, अबाउट द पाकिस्तान। ठीक है, ये शुरू करने से पहले एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने लास्ट चैप्टर का थोड़ा रिवीजन लिया, देन उसके बाद हमने देखा अबाउट द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, दिस वाज द डेफिनेशन। फिर हमने देखा दैट
ये डेफिनेशन प्रॉपर मतलब कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हर वो कंट्री जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो। बहुत सारी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक है ऐसा प्रिटेंड भी करती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उनके फीचर्स पढ़ें। जब हमने फीचर्स चार्ट किए तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चंस थे, रूलर कौन है, लोग कौन है, कौन से टाइप का इलेक्शन है, गवर्नमेंट के पास कितने पावर्स होते हैं, गवर्नमेंट के क्या लिमिटेशंस होते हैं। सो दिस वेर दी क्वेश्चंस। अब हम इन क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं विथ एग्जाम्पल। सो बेसिकली हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है अब तक, हमने सिर्फ पढ़ा है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, उसका सिंपल डेफिनेशन, देन डिफरेंस कैसे आ सकता है, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट विद द एग्जाम्पल नाउ। इन पाकिस्तान, General Pervez Muzaffar led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later, he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. Pakistani media, human rights organization and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the President can dismiss the national and provincial assemblies. The work of the civilian cabinet is supervised by the National Security Council, which is dominated by the military officers. After passing this law, elections were held for the National and Provincial Assembly. So Pakistan has had elected representative have some power. But the final power rests with the military officers and General Muzaffar himself. Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Muzaffar should not be called a democracy. But let us focus on one of this. Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? Not quite. People may have elected their representative to the national and provincial assemblies, but those elected representatives are not really the rulers. They cannot take the final decision. The power to take final decision rests with the army officials and general himself, and none of them are elected by the people. The government in many dictatorship and monarchies, this happens in many dictatorship and monarchies, they formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. In previous chapter, we read about the role of USSR in communist Poland and that of the US in contemporary Iraq. Here the real powers was with some external powers and not with locally elected representative. This cannot be called people's rule. This gives us the first feature. In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. Okay. अभी यहाँ पे हमें पाकिस्तान के एग्जाम्पल के बारे में दिया हुआ है that 1999 में जनरल परवेज ही वॉज द मिलिट्री हेड। जैसे ही वो मिलिट्री हेड बना, उसने क्या किया, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और उसने अपने आप को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद उसने पाकिस्तान के अंदर रेफरेंडम किया। रेफरेंडम मतलब वोट्स होते हैं, एक्सेप्शन एंड रिजेक्शन होता है यहाँ पे। सो इसकी वजह से जनरल परवेज को 5 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया। अकॉर्डिंग टू द मीडिया एंड बाकी के जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने बताया दैट ये रेफरेंडम जो किया गया था वो माल प्रैक्टिसेस पर था, वो फ्रॉड पर था। मतलब पाकिस्तान के जो सिटीजन्स थे, द पाकिस्तानी सिटीजन्स, दे डिड नॉट वांटेड टू इलेक्ट हिम, लेकिन उसने फ्रॉड्स के मदद से ही
चेंज द रिजल्ट्स एंड फाइनली उसको 5 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया. आफ्टर दैट एक्सटेंशन ही बिकेम द रूलर, या हम कह सकते ही बिकेम द लीडर ऑफ पाकिस्तान. लीडर बनने के बाद उसने क्या किया, उसने बहुत सारे चेंजेस किए. गेटिंग उसने रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस किए, प्लस जो नेशनल असेंबली थी जिसको लोग इलेक्ट करते थे, मतलब वेरी फर्स्ट थिंग जनरल परवेज़ को लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, बट उसने ऑन पेपर डेमोक्रेसी दिखाने के लिए क्या किया, उसने नेशनल असेंबली का इलेक्शन होने दिया. नेशनल असेंबली के इलेक्शन में किसने वोट किया था, पाकिस्तान के सिटीजन्स ने वोट किया था. ठीक है, अब पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भी है. ठीक है, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली डिसीजन भी लेती है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने का पावर किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ जनरल परवेज़ के पास है, जिसको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया. ऐसे तो हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, बट हम एक चीज़ पर फोकस करने वाले हैं, एंड द थिंग इज़ के 2 यहाँ पर इलेक्शन हुआ, 2 यहाँ पर नेशनल असेंबली इलेक्ट हुई, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने का पावर किसके हाथ में था, फाइनल डिसीजन लेने का पावर जनरल परवेज़ के हाथ में था और उसकी आर्मी के हाथ में था. जनरल परवेज़ को भी लोगों ने इलेक्ट नहीं किया, उसकी आर्मी को भी लोगों ने इलेक्ट नहीं किया. लोगों ने नेशनल असेंबली को इलेक्ट किया, लेकिन नेशनल असेंबली के पास डिसीजन लेने का पावर नहीं था. मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ प्रिटेंडिंग टू बी डेमोक्रेटिक, लेकिन रियलिटी में वो डेमोक्रेटिक नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज डिसीजन लेने का पावर, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जिसको हमने इलेक्ट किया है उसी के पास डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए, बट यहाँ पर जिसको हमने इलेक्ट किया उसके पास डिसीजन लेने का पावर नहीं था. सो पाकिस्तान वॉज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सो इससे हमें पहला फीचर पता चलता है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी में क्या पढ़ा था हमने कि इट इज़ द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. हमने यहाँ पे पाकिस्तान के एग्जाम्पल में देखा कि रूलर्स वेर इलेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन डिसीजन मेकिंग का पावर किसी और के पास था. सो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए. एक कंट्री ट्रूली डेमोक्रेटिक कब होगी, जब पीपल आर इलेक्टिंग द लीडर एंड डिसीजन लेने का पावर भी किसके पास है, जिनको उन्होंने इलेक्ट किया है उसके पास है. क्लियर. सो इससे हमें पहला फीचर मिल गया. ठीक है, ओके. यहाँ पर हमने फर्स्ट फीचर कंप्लीट किया. फर्स्ट फीचर वॉज के इन अ डेमोक्रेसी द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग शुड बी विद द पर्सन इलेक्टेड बाय द पीपल. ये पहला फीचर है. अगर आपको फीचर्स लिखने बोलेंगे तो ये मार्क कर लो, ये दिस इज़ द फर्स्ट फीचर. अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. यहाँ पर हम चाइना का एग्जाम्पल देखेंगे. वी विल सी दैट कि चाइना में कैसे इलेक्शंस होते हैं और चाइना में डिसीजन लेने का पावर किसके पास है, क्या चाइना में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं या नहीं, क्या चाइना ट्रूली डेमोक्रेटिक है या नहीं. जैसे हमने पाकिस्तान में देखा इलेक्शंस होते हैं तो मतलब डेमोक्रेसी शो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है. इन द सिमिलर मैनर हम देखेंगे कि क्या चाइना में इलेक्शंस होते हैं, इफ़ होते हैं तो क्या चाइना ट्रूली डेमोक्रेटिक है या नहीं. थैंक यू स्टूडेंट्स.